अरे वर्धमान भैया बैठिए। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम बैठिए बैठिए ना। अरे सुलेखा जी बहुत चिंतित दिख रही हैं, क्या बात है? क्या करे भैया, हमको ना बहुत चिंता है। देखिए पूरा घर का काम, घर चूल्हा चौकी, ऊपर से बच्चे को लेके परेशान है। क्या करे, सारा जिम्मेदारी हम ही को घर का उठाना पड़ता है। अरे भाई, तो इसमें जिम्मेदारी तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको ये जिम्मेदारी सहने का और उठाने का उन्होंने ताकत दिया है। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उनके बारे में तो आपको पता नहीं है, वो 5 साल से विदेश गए हैं। अब उसके बाद का जिम्मेदारी तो सब हम ही को संभालना है, घर का देखना, ऊपर से खेती बाड़ी भी देखना। क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी बच्ची के शैक्षणिक विकास को लेके बहुत चिंतित हैं भैया, क्या करें। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार के तरफ से नई शिक्षा नीति लागू है और इसमें गरीब से गरीब बच्चों को, बेघर से बेघर बच्चों को, सामान्य बच्चों को, हर तरह का, हर कैटेगरी के बच्चों को शिक्षा के लिए एक प्रावधान लागू किया गया है, एक नीति बनाई गई है। तो इसमें सोचने का क्या बात है? अच्छा। बस उसको जानकारी लेना है और नामांकन करवा देना है। ऐसा क्या भैया? बिल्कुल। हाँ। तो बहुत अच्छी बात बता रहे, हमको तो पता नहीं थी, लेकिन हमको और ज़्यादा बताइए ना इसके बारे में। कैसे क्या करना होगा बचिया का नामांकन के लिए? अब देखो सुलेखा बहन, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं जानकारी है, लेकिन जितना जानकारी मुझे है वो मैं बिल्कुल बताऊंगा तुम्हें। देखो, नई शिक्षा नीति के तहत मध्याह्न भोजन का व्यवस्था है। अच्छा भैया सुनिए ना, ये तो आप बता रहे हैं, और आप अभी जा कहाँ रहे थे? अरे हम जो तो हम आपको बीच में टोक हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है सुलेखा बहन। आज हमारे बीच लिटिल पाम प्री स्कूल की निदेशिका एवं प्रधानाचार्य श्रीमती मधु कुमारी जी आ रही हैं। अच्छा, और कहाँ ये रही हैं? ये हमारे बगीचे में आ रही हैं और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ कि जो मुझे भी जानकारी नहीं है, आज मैम से बहुत अच्छा अच्छा सवाल करने वाला हूँ और जो नहीं जानता हूँ वो मैं मैम से जानने वाला हूँ। ए भैया, हाँ। तो हमको भी ले चलिए ना, कुछ जानकारी मिल जाएगा। बहुत कुछ मेरे मन में चलता रहता है, तो बच्ची को लेके शिक्षा पे बहुत कुछ पूछ लेंगे तो जानकारी हो जाएगा। हाँ हाँ, एकदम एकदम, क्यों नहीं चल सकती हो। तो मैं तो जा रहा हूँ बगीचे में। हाँ। और मैम भी आने वाली हैं, तो मैं तुम आओ पीछे से, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है भैया, तो आप चलिए ना आगे, हम 5 मिनट में आते हैं तलवा बंद करके घरे से। हाँ ठीक है, आ जाओ। ठीक। तो ठीक है, जल्दी आना, ठीक है क्योंकि भैया। मैम ज़्यादा देर रुकेंगी नहीं, हाँ। बहुत उनका कीमती समय है। ठीक ठीक है, ठीक है। प्रणाम मैम। जी मैम, एक हमारी छोटी बहन की तरह है सुलेखा जी, वो कुछ नई शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहती हैं, तो बस आने वाली हैं, थोड़ा उनको आप जानकारी दे देंगी। अरे भैया यही है मैम। हाँ जी। प्रणाम मैम, प्रणाम। मैम सबसे पहले तो हम आपका जानना चाहेंगे परिचय। जी, मैं मधु कुमारी, मैं लिटिल पाम प्री स्कूल की प्राचार्य हूँ, पटना सिटी से। जी मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हम आपसे एक सवाल है वो जानना चाह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति द्वारा बच्चों का शैक्षणिक विकास कैसे हो, इसके बारे में जानकारी दीजिए मैम। जी, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारे भारत सरकार ने ये जो नई शिक्षा नीति लाई है, उसके तहत जो हमारे बच्चों का जो शैक्षिक विकास है, उसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं। जैसे कि पहले जो शिक्षा का माध्यम था वो 10+2 के आधार पे चलता था, लेकिन अब जो ये नीति आई है उसके तहत 5+3+3+4 के माध्यम पे चलेगा। तो ये जो नई नीति आई है इसके अनुसार बच्चे जो आगे की क्लास में भी जाएंगे वो बच्चे स्वतंत्र हैं किसी भी
सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ने के लिए, और वो किसी भी मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि मुझे अगर बायो पढ़ना है तो मैं बायो पढ़ूंगा, मैं आर्ट्स पढ़ना है तो आर्ट्स ही पढ़ूंगा। अब वो हर क्षेत्र से एक एक सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये नई नीति छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैम हम लोग तो बुजुर्ग हो गए और हम लोग के टाइम में शिक्षा नीति कुछ और थी, लेकिन आज के ज़माने में खास करके देखा जा रहा है मैम कि कोरोना के बाद जो शिक्षा नीति आई वो स्कूल जाना बंद हो गया बच्चों का, और पढ़ाई पे असर पड़ने लगा। तो ये किस तरीके से नई शिक्षा नीति में बच्चों को शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया गया? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जी। जो आपका एक ज़माना था, जो पुरानी शिक्षा नीति थी, जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसके तहत आपको एक आर्ट और एक साइंस जी। और एक कॉमर्स का ग्रुप बनाया गया था। उसमें उनको विभाजित कर दिया गया था। तो जो बच्चे, जैसे आपका दौर था और जिस दौर में आपने पढ़ाई की है उस दौर में मैंने भी पढ़ाई की है, और मुझे लगता है कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, मुझे इस चीज़ का बहुत ही अफसोस है कि उस समय में हमें ये स्वतंत्रता नहीं मिली कि हम अपना एक मनपसंद विषय चुन सकें। जो कि अब के जो छात्र हैं उन्हें वो स्वतंत्रता है कि वो अपना मनपसंद सब्जेक्ट हर क्षेत्र से चुनकर पढ़ सकते हैं। और रही बात पैंडेमिक की, जो आपने बात कही कि कोरोना में, तो पिछले जो कोरोना काल रहा है उसमें एक ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई है वो एक बहुत बड़ा योगदान है डिजिटलाइजेशन का। जो उस पैंडेमिक के टाइम भी पढ़ाई रुकी नहीं। अगर वो उस समय ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की होती तो शायद जो बच्चे या जो अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने चिंतित थे कि उनकी पढ़ाई रुक जाएगी, और उस काल में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के कारण पढ़ाई रुकी नहीं। और यही कारण है कि अभी इस नई नीति में भी सरकार ने इस विषय पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया है कि डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सके, और जो हमारे जो छात्र हैं वो हर तरीके से ज्ञान अर्जित कर सके। मैम देखा गया है कि जैसे शहरों में तो गरीब से गरीब बच्चे भी उनको सुविधा मिल जाती है, लेकिन मैम गांव घर का जो हमारा समाज है, आज भी बच्चे अभिभावक जो हैं उनको खेत में ले जाना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही खेती बाड़ी कराना शुरू कर देते हैं। तो मैम गांव घर में ये जो डिजिटल एजुकेशन का ज़माना आया, ये जो मोबाइल पे ज़माना आया या टीवी पर बच्चे पढ़ते हैं, तो गांव घर में कैसे बच्चे मैम पढ़ पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे। जी, देखिए, मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि गांव में जो ये देखिए, कहीं ना कहीं जागरूकता की भी बात है कि अभिभावक जो हैं बच्चों के, वो कितने जागरूक हैं, वो शिक्षा को कितना अहम समझ रहे हैं। आज अगर शहर में भी देखिए, क्योंकि मैं अपने एक स्कूल से जुड़ी हूँ, मैं एक स्कूल की प्राचार्य हूँ, तो ये हमारे शहरों में भी ये चीज़ आता है कि देखिए, वो अभिभावक जो हैं वो शिक्षित हैं, लेकिन उन्हें वो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियली भी वो बहुत स्टेबल हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को ड्यूरिंग पेंडेमिक उन्हें लगा कि अच्छा 2 साल जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस क्यों करवाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को स्कूल जाना बंद कर दिया, और फिर क्यों मैं वेस्ट करूँ फ़ी, तो वो बंद हो गया। आप ये बात करते हैं गांव की कि गांव में सुविधाएं कम हैं, लेकिन देखिए, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि अगर मान लीजिए शहर में अगर एक घर में 5 लोगों के पास फ़ोन है तो गांव में एटलीस्ट एक फ़ोन तो ज़रूर होगा। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों को क्या करना चाहता हूँ, मैं उसे शिक्षित बनाना चाहता हूँ या नहीं। अगर आपके अंदर वो जागरूकता होगी, अभिभावक के अंदर, कि मैं अपने बच्चों को शिक्षित करूँ या उसे शिक्षा प्रदान करवाऊँ, तो वो कहीं ना कहीं से देखिए, वो एक ही मोबाइल फ़ोन से वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि मैं उसे बिल्कुल वो सारे, क्योंकि देखिए आजकल ऑनलाइन और गूगल पे सारे सब कुछ अगर आप करते हैं तो आपको सारे अपडेट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन की ऐसी कोई भी गांव में भी, और आगे सरकार जो है हमारी वो बहुत सारी व्यवस्था ऐसे कर रही है, और 2035 तक ये 100% ये किया गया है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक स्कूलों में जा सके और उन्हें शिक्षित किया जा सके। देखिए, आप लोगों के बीच हमारी मैम जो आई हैं, एक मोबाइल का जो उपयोग बता रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो गरीब से गरीब बच्चे भी आजकल मोबाइल रखते हैं और मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं।
तो इसमें मैम एक बात इसमें और आ जाता है मैम कि जैसे मान लीजिए गरीब बच्चों के लिए मतलब जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का और उनके अभिभावक अगर कुछ शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को ग्रहण कराना चाह रहे हैं तो वो कैसे मैम उनके लिए भारत सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सुविधा वगैरह आई है क्या? देखिए, भारत सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जी। स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है और बहुत सारे छूट हैं जो अब नई नीति में लागू किया गया है। जी। तो आने वाले टाइम में ये तो जब ये प्रस्ताव जब लागू हो, अब तो हो चुका है, तो वो आने वाले समय में आप खुद भी देखेंगे कि भारत सरकार हमें बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं बच्चों के लिए और बहुत सारी सुविधाएं हैं तकनीकी क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारी छूट और स्कॉलरशिप की सुविधा भी दी जा रही है। जैसे हमारी बच्ची है, एक छोटी बच्ची है, उसको हम चाह रहे हैं कि पढ़ाना, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं और वो चाह रही है पढ़ना, तो उसके लिए सरकारी संस्थान में हम कैसे नामांकन कराएं? उसके लिए क्या देखिए, सरकारी संस्थान में अगर मान लीजिए कोई ऐसा सामान्य वर्ग का लोग है तो सरकारी संस्थान में तो वैसे भी सरकार ने बहुत सारी जो स्कीम है वो मुहैया कराई हुई है। मध्यांतर भोजन है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको सरकार गवर्नमेंट स्कूल में आपको बुक भी फ्री मिलता है, आपको ड्रेस भी फ्री मिलता है, प्लस है आपको साइकिल का भी पैसा मिलता है। तो बताइए, गवर्नमेंट तो आपको इतना कुछ दे रही है, सरकार तो आपके लिए इतना कुछ कर रही है, बस एक मैंने वही चीज़ कहा ना कि एक जागरूकता की कमी है। आप जाइए, आप बात कीजिए, आप पहले जाइए तो कि वहाँ पे क्या क्या सरकार, जब तक आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे, आप घर में रहेंगे और सोचेंगे कि सब कुछ यहाँ पे आ जाए, तो वैसा नहीं होगा। आप कम से कम आप विद्यालय जाइए, आप पता कीजिए। सरकारी विद्यालयों में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए दी जा रही हैं। मैम और मान लीजिए कि पढ़ने में मन नहीं लगा, हमारी 2 बच्ची है, एक बच्ची को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या कुछ ऐसा चलाया गया है सरकार की तरफ से जो कि वो पढ़ करके नहीं भी पढ़े तो उस खेल में रुचि हो या संगीत में रुचि हो तो उसके माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त? ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार 5+3 3+4, तो उसके तहत जो प्री प्राइमरी बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों में वैसे जैसे पहले जो बच्चे तो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, वो चाहेंगे कि मैं घर पे ही रहूँ, अपने वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर चाहते हैं। तो अब जो नई नीति के तहत और अभी भी हमारे स्कूल में अभी भी बहुत सारे स्कूल ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो आसानी से सहज रूप से स्कूल जाने को तैयार हो जाएं। अगर जैसे अब स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा हो रही है, सारे स्कूल में मुझे लगता है लगभग सारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है, तो बच्चे आते हैं आराम से आकर के, मतलब उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। उनको टीचर भी बहुत ही फ्रेंडली रहती हैं, टीचर भी उनके साथ ही बहुत ही अच्छा ऐसा व्यवहार करती हैं ताकि वो सामान्य जैसे अपने घर में उनका माहौल रहता है वैसा। और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं खेलने के जो बच्चों को जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए स्कूल में सारे कुछ अब मुहैया कराया जा रहा है। अच्छा मैम, जैसे कि एक प्रश्न ये भी आता है कि बच्चों को, बच्चियां हो या बच्चे हों, उनको कितने उम्र से विद्यालय में डाला जा सकता है? देखिए सर, अब तो जो नई नीति आई है उसके तहत आप 3 साल से जी। बच्चों को स्कूल में डाल सकते हैं और ये स्टार्टिंग एज तो इसकी 3 इयर्स ही है। जी। तो जैसे मैम LKG से ही ये नई शिक्षा नीति में मतलब डाला जा सकता है? नहीं सर, ये नर्सरी से स्टार्ट है। ये मैंने आपको बोला ना 5+3+3+4। जी। तो ये जो 5 है इसमें ये है, इसमें नर्सरी आता है, इसमें LKG UKG 1 2, फिर उसके बाद आपका आता है 1 2, फिर 3 में आता है 3 4 5, फिर उसके बाद 3 4 5, उसके बाद आपका अब तो सुविधा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो नई नीति के अनुसार बच्चों पे एग्ज़ाम का कोई भी प्रेशर नहीं है। आप बच्चे जो हैं वो आराम से खेलते कूदते जाएंगे और 5th क्लास से उनका अब एग्ज़ाम शुरू ही होगा। तो बच्चे आराम से, उन पे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है। बच्चे खेलेंगे भी कूदेंगे भी, उसके माध्यम से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा और साथ में वो शिक्षित भी होंगे और स्कूल भी जाने में कोई आनाकानी नहीं करेंगे। यानी कि बच्चों के लिए कोई प्रेशराइज नहीं कि पढ़ के ही तुमको आगे बढ़ना है, अगर खेल में रुचि है
तो खेल में उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और उससे वो अपनी डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को विकसित कर हाँ, सकते देखिए हैं। खेल कूद कर पढ़ाना, जी। ठीक है। देखिए इस नई नीति में करस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो करस्पॉन्डेंस कोर्स में आप बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आप सीख सकते हैं। आप कारपेंटर का हो गया, या अगर आप एक लेडी हैं, आपको कुकिंग सीखना है, आपको स्टिचिंग सीखना है, तो आप उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो आप सिर्फ एक, मुझे लगता है ये जो नई तकनीक, ये जो नई नीति आई है, इसके तहत आप सिर्फ एक शिक्षा को लेकर के ये नहीं, आप गवर्नमेंट जो है आप इस चीज़ पे भी ये करती है कि आप एक, जैसे होता है ना, हमारा एक माइंडसेट होता है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो सिर्फ इसके लिए ये नीति नहीं लाया गया है। मुझे लगता है इस नीति का उद्देश्य यही है, जो मुझे समझ में आया है, कि एक जो छात्र छात्राएं हैं वो हर क्षेत्र में जाएं, वो जिसमें रुचि पढ़ाई है। के साथ साथ अपनी दूसरी भी तकनीकियाँ जो हैं उनको भी सीखे, पढ़ के जाने, और अपना क्षेत्र वो खुद चुने, ना कि सिर्फ वो एक नौकरी के पीछे भागे। जैसे कि मैम सुलेखा जी हमसे जानना चाह रही थी कि सर जैसे इनकी बच्चियां हैं पढ़ना चाह रही हैं, तो क्या मैम ऐसी भी कोई व्यवस्था है कि बच्चियों के लिए पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई जो उनका मतलब एक प्रोफेशनल वर्क होता है महिलाओं के लिए, खास करके बच्चियों के लिए, तो ऐसी भी कोई व्यवस्था है क्या मैम? सर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वोकेशनल कोर्स है, तो इसके द्वारा जो भी, जैसे आपने बोला भी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब लड़कियों के लिए खासकर, जो किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहती हैं, जैसे कुकिंग हो गया या सिलाई हो गया, स्टिचिंग हो गया, जो भी महिला, हाँ। जो भी इस तरह के होते, तो उनके लिए भी एक अलग वर्ग तैयार किया गया है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी और आगे परेशानी नहीं होगी। सुलेखा जी आप बहुत ज़्यादा चिंतित थीं कि कैसे होगा, कैसे हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, और आपने हमसे जानकारी लेना चाहा। देखिए आज हमारे बीच प्राचार्य एवं निदेशिका मधु कुमारी जी ने कितनी अच्छी अच्छी जानकारी बहुत दिया, अच्छी बात विशेष बताई। करके गांव घर के दर्शक भी आज बहुत लाभान्वित होंगे। तो मैं चाहता हूं कि सुलेखा जी और भी अगर कुछ आपके मन में हो तो हमारी प्राचार्य महोदया से आप जानकारी ले लें। मैम एक और प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहा है कि जैसे कि जिसके माता पिता नहीं हैं, वो रोड पे रह रहे हैं, भीख मांगते फिरते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, उनके वो खाने के लिए लाला पड़े हुए हैं, अगर वो शिक्षा लेना चाहें तो उनके लिए क्या व्यवस्था है मैम? देखिए सरकार ने हर जिला में बाल संरक्षण इकाई बनाया हुआ है, तो उसके द्वारा बच्चे जो हैं, वो बच्चों, जो इस तरह के बच्चे होते हैं, वो उन्हें अपने उस संस्था में ले जाते हैं और उन्हें पढ़ा के लिखा करके एक अच्छा योग्य इंसान बनाते हैं। यानी कि आप जो बता रही हैं वो बच्चे को ले जा करके वहीं रख करके पढ़ाते लिखाते हैं, सारा जी हाँ, कार्यभार उन्हें वहाँ वही। पे, जी हाँ, उन्हें वहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं और उन्हें वहाँ पे अच्छे से मतलब पढ़ाया लिखाया जाता है। उन्हें हर सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है, जिससे बच्चे पढ़ भी सकते हैं, और उन्हें रहने की भी सुविधा है और खाने पीने सबकी सुविधा है। ये जिला, हर जिला में सरकार ने ऐसा बाल संरक्षण इकाई बना के रखा हुआ है। मैम जैसे अभी अभी गांव घर के दर्शकों को आपने बताया कि बेघर बच्चे उनके लिए क्या व्यवस्था, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, लेकिन मैम सामान्य बच्चों के लिए गांव घर में किस तरह की शिक्षा नीति लागू की गई है, या उनको सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? सर जैसा कि आपने जो प्रश्न किया, तो हमारी जो सरकार है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में सारी सुविधाएं उसे मुफ्त मुहैया कराई जाती हैं। और उसके बाद उसके बाद जो बच्चा 5 साल के बाद का बच्चा, उसे मध्यांतर भोजन की सुविधा है। मध्यांतर भोजन के साथ साथ उसे गवर्नमेंट 9वीं और 10वीं में उसे मुफ्त साइकिल, लड़का और लड़की, बालक हो या बालिका हो, उसे साइकिल की व्यवस्था दी जाती है, मुहैया कराई जाती है। फिर उसके बाद उसे छात्रवृत्ति भी मिलती है, जो आगे की जो पढ़ाई है उसमें हाँ जिसमें 10th पास करने पे भी कुछ राशि दी जाती है। तो इस तरह ग्रेजुएशन तक कुछ ना कुछ राशि दी जाती है। तो मुझे लगता है कि सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है कि हर कोई भी छात्र जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे। सबको शिक्षा का समान, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, और ये शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का हक है, मौलिक अधिकार है। जी, तो मैं इस चीज़ जी का तो मैम, अब मेरे मन में एक और भी सवाल चल रहा है कि जैसे कि हम ग्रेजुएशन किए तो मेरी शादी हो गई, 1 साल बाद छूट गई पढ़ाई,
और फिर से हम चाहते थे कि नामांकन कराना, गए कराने, हुआ नहीं। मैम तो इसके लिए कुछ प्रावधान है क्या, बताइए ना। देखिए, ये जो आपने बताया है, ये तो अब जो नई नीति आई है उसमें इस चीज़ को बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। जो हमारे टाइम में था, जो पुरानी नीति के अनुसार ये था कि अगर आप 2 साल पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन लिया है और आप किसी कारणवश 4 वर्ष की या आर्थिक स्थिति के कारण आप 4 वर्ष कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आप फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा। लेकिन ये जो नई नीति आई है उसके अनुसार आपने अगर फर्स्ट ईयर पढ़ करके छोड़ दी है या सेकेंड ईयर में पढ़ाई की है, तो आप जब 4 साल के बाद भी आएंगे तो आपको सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर थर्ड ईयर में आप एडमिशन लेकर के आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो पहले का जो 2 साल था वो बर्बाद नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी इसलिए बात है। हाँ, ये कुछ नीतियाँ जो हैं वो मुझे ये प्रस्ताव बहुत ही ज़्यादा पसंद आया भारत सरकार का। और ये नीति भी बहुत मतलब अब जो आने वाले जो जो इस नीति को जो पढ़ेंगे, जो छात्र छात्राएं, उनके लिए बहुत सुविधाएं हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई मैम, ये तो हम लोग को जानकारी ही नहीं थी। जी, मैम अब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकती हैं। जी बिल्कुल। गांव घर के दर्शकों को आज मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज हमारे बीच मधु कुमारी जी ने बहुत अच्छी अच्छी उपयोगी जानकारी आप लोगों के तक पहुंचाई है। तो मैम मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे गांव घर के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी। मैं गांव घर के लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए, सरकार हमारे लिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति के द्वारा भी और आंगनबाड़ियों में भी हमारी शिक्षा के लिए इतनी ज़्यादा नीति आ चुकी है कि कोई भी जो बच्चा है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। खास करके अभिभावक को भी जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि अभिभावक जो भी हैं वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो और शिक्षा के महत्व को समझे। तभी जो सरकार जो नियम जो सुविधा लाती है वो आपके लिए ही ला रही है। वो इसलिए ला रहा है ताकि हमारा जो देश है, हमारा भारत है, वो विकास करे। और विकास तभी होगा जब देश का हर नागरिक इस चीज़ के शिक्षा के जागरूकता को समझेगा। तभी वो जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो युवा हैं, वही हमारे देश को आगे ले जा कर के हमारे भारत का विकास में सहयोग करेंगे। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी गांव के लोगों को कि आप जागरूक होइए, क्योंकि सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। आपको बस थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। आप जाइए, विद्यालय जाइए, आंगनबाड़ी केंद्र जाइए। आपके पास भी मोबाइल फ़ोन है, एक ही फ़ोन है, लेकिन उसको आप गूगल से सर्च कीजिए और उसको जानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। मैम आप हमारे गांव घर के कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, इतना अपना कीमती समय निकाल कर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे मैम द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होंगी, हमें आशा है। और अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो या फिर सुझाव देना चाहते हो तो हमारे इस पते को नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ हमें और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाज़त और चलते चलते छोड़े जाते हैं आपके लिए प्यारे से लोकगीत के साथ। नमस्कार। रामा हो रामा हो करट भय सुतल कंत नीनिया के मातल रभस रंग ले मोन आतुर दैया करट भय सुतल कंत नीनिया
रे